गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक हमारा नया चैप्टर है थर्ड। तो इसमें जैविक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति जो हमारी पेड़ पौधे हैं जो प्राकृतिक रूप से जो उग जाते हैं, और वन्य जीवन जो इनके अंदर जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपने अपने आसपास के वातावरण में विभिन्न प्रकार के पेड़, झाड़ियाँ, घास, कंटीले पौधे आदि देखे होंगे। यानी हमारे आसपास ये सड़कों के किनारे, नहरों पर, या फिर कोई बंजर भूमि पड़ी है या कोई खाली भूमि पड़ी है, तो वहाँ जो उग जाते हैं पेड़ पौधे, झाड़ियाँ। ठीक है, ये पौधे और झाड़ियाँ केवल आपके शहर या देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये नहीं है कि हमारे आसपास ही है, ये सारे हमारे जहाँ पर मानव निवास करता है, जहाँ पर मानव निवास नहीं करता है, वहाँ लगभग ये पेड़ पौधे और झाड़ियाँ वो पाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन इन पेड़ों व झाड़ियों को उगाता है? वास्तव में ये मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार है। यानी जो ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कोई हमारे से पैसा नहीं लिया है। इसको जब हम उपयोग करते हैं, ये हमारे बहुत सारे कार्यों में हम इनको उपयोग में ले सकते हैं। उद्योग धंधों में हमारे काम आता है, फर्नीचर, गेट बनाने में। ये सारी लकड़ियाँ ईंधन के रूप में हमारे काम आती है। उसके बाद में जो जड़ी बूटियाँ वो भी हमें औषधि के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार हमें फ्री में मिलती है ये प्रकृति से, वातावरण से, क्योंकि ये अपने आप उग जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, या प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र में पेड़ों का वह समूह है जो मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हो जाता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी मानव का उसमें कोई हाथ नहीं होता और अपने आप उग जाते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का विकास कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु, स्थलाकृति। जलवायु हमने पिछले लेसन में भी किया था। जलवायु में क्या है? शुष्क जलवायु है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वहाँ कंटीली। ठीक है, और नम या आर्द्र जलवायु है तो वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तेदार, हरे भरे होते हैं। ठीक है, स्थलाकृति में उबड़ खाबड़ मैदानी भाग, पर्वतीय, पठारी भाग, रेगिस्तान। ठीक है, मृदा एवं वर्षण है। अब मिट्टी किस प्रकार की है और वर्षा कितनी की होती है, ये सारा प्राकृतिक वनस्पति है वो इन कारकों पर निर्भर करती है। आज प्राकृतिक वनस्पति का मूल रूप मनुष्य द्वारा बदल दिया गया है। जो वर्तमान में मानव क्या है, ये जो प्राकृतिक वनस्पति उगती है इसको मानव ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है, कैसे कर दिया है? क्योंकि वो अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए पेड़ पौधे वो उगाते हैं ताकि जिसका ज़्यादा लाभ हो सके, और इनको प्राकृतिक वनस्पति इसको उखाड़ रहा है। प्राकृतिक व तब्दील किए हुए दोनों ही प्रकार पेड़ पौधे पृथ्वी की प्राकृतिक वनस्पति का भाग है। प्राकृतिक वनस्पति केवल जैवमंडल में ही विद्यमान है। जैवमंडल क्या होता है? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। जब ये तीनों मिलते हैं तो वहाँ एक जो जीव पनपता है उसे क्या कहेंगे? जैवमंडल कहेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ है? जैवमंडल में विद्यमान है। पृथ्वी का ये एक संकरा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। भूमंडल यानी भूमि, जलमंडल यानी जल, तथा वायुमंडल वायु एक दूसरे से परस्पर मिलकर जीवों को आधार प्रदान करते हैं, जिसे कहते हैं जैवमंडल। तो जीव जंतु है, ये तीनों चीज़ें मिलकर, वायु, भूमि, ठीक है, और जल मिलकर तीनों किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का। जैवमंडल का अर्थ होता है जहाँ पर जीव जंतु पनप सकते हैं। पेड़, मनुष्य व जानवर जैवमंडल के आवश्यक तत्व है। अब मनुष्य हो गया, छोटे से लेकर बड़े बड़े जानवर तक सारे इसमें जैवमंडल में आते हैं। जैवमंडल में सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित है और निर्भर करती है। इस
जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। अब जो जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एक चूहा, चूहे को सांप खा गया, ठीक है, सांप को कौन खा गया, गिरज या फिर बाज, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है और उसके बाद में मान लीजिए बाज है वो मर गया तो वो किस में जाएगा, मृदा में जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो एक दूसरे पर जीव जंतु है वो आधारित है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख प्रकार के वन्य जीव तथा लाइकेन, मोस, एलेगी आदि को मिलाकर 3 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कुछ पेड़ पौधे व जानवर जल के अंदर रहते हैं। अब आपने देखा होगा जल के जो हमारे बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं या फिर अन्य तालाब है, उसके अंदर भी कुछ हमें एक बेल की तरह या अन्य प्रकार के पेड़ पौधे वो दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार समुद्र है, उसके अंदर भी एक छोटे छोटे जो होते हैं पेड़ या बेल की तरह वो उग जाते हैं जल के अंदर भी। कुछ पेड़ पौधे व जानवर जल के अंदर रहते हैं। अब जानवर जो जल के अंदर रहते हैं आपको पता ही है, कछुआ हो गया, मछली होगी, अन्य बहुत सारे होते हैं, या हवा में रहते हैं। अब हवा में भी कीट पतंगे उड़ते रहते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के अंदर रहते हैं। कुछ पृथ्वी की सतह पर जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। उसके बाद में अंदर रहने वाले जीव छोटे छोटे बहुत होते हैं, चूहा हो गया, सांप हो गया, ये अन्य प्रकार के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार व वितरण। प्राकृतिक वनस्पति है, हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, उसका प्रकार वितरण देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति को हम वन, घास व झाड़ियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे आगे, घास भूमि को भी प्राकृतिक वनस्पति में गिना जाता है, और झाड़ियाँ भी कुछ प्रकार की होती है जो इसमें प्राकृतिक वनस्पति में आती है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिनमें से कुछ इस पाठ में वर्णित की गई है। यानी प्राकृतिक वनस्पति, अब इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, वन, घास, झाड़ी। वन क्षेत्र, वनों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र वन कहलाता है। ये मुख्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो वन क्षेत्र में हमने वर्गीकरण किया था वो देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि वनों के मुख्य क्षेत्र है। अब आपको यहाँ भूमध्य रेखा वाला जो पार्ट है वो समझाएंगे, भूमध्य रेखा क्या होती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये हमारा संपूर्ण पृथ्वी है। 0 डिग्री जो होती है उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा। दूसरा नाम विषुवत रेखा, ठीक है। और अगर बात करें तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा कौन सी होगी, ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये इनके निकट में जो पाया जाता है इसे भूमध्य रेखीय बोला जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में। इसके बाद में देखें तो लक्षण इसके क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है। इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। वर्षा वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास तापमान अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण वर्षा भी होती रहती है। इन वनों के विकास हेतु गर्म जलवायु एवं अत्यधिक वर्षा आवश्यक है। अब हमारा सूर्य क्या है, सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती है, जिससे क्या होता है, सूर्य से तापमान अधिक मिलता है। इन क्षेत्रों में तापमान कम मिलता है, तो जिसके कारण क्या है, इन क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होती है। तो इसको तापमान और वर्षा दोनों की जरूरत अधिक पड़ती है, ठीक है।
दूसरी विशेषता, इन वनों के विकास हेतु गर्म जलवायु एवं अत्यधिक वर्षा आवश्यक है। सदाबहार वनों के वृक्ष ऊंचे होते हैं तथा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। सारा साल ये हरे भरे रहते हैं और इनकी ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक होती है। इन वृक्षों की मोटी वितान के कारण इनमें प्रवेश कर पाना अत्यंत मुश्किल है। यानी ये नज़दीक में पास में होते हैं, तो इसलिए इन जंगलों को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। इनके तलछट जलमग्न रहते हैं। यानी जो इनके जो नीचे जो भूमि का क्षेत्र होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वो भूमि तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती है और वो जो भूमि है वो सारा साल लगभग गिल्ली रहती है या फिर आर्द्र रहती है, नमी है वो ऊपर नहीं जा पाती। इसके बाद में देखा जाए तो ब्राज़ील में इन वनों को सेलवास कहा जाता है। ब्राज़ील जो देश है उसमें क्या कहा जाता है, उसको सेलवास नाम दिया गया है। सेलवास को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ये बहुत बड़े भूभाग पर फैले हुए हैं ब्राज़ील के अंदर, तो इनको वहाँ पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अब आगे देखें तो वनस्पति, इन वनों में दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड आदि मिलते हैं। अब ये इन जंगलों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में इस प्रकार की प्रजातियां वो देखने को भी मिलती है। अब इन वनों के अंदर जीव जंतु कौन से निवास करते हैं, वन्य जीव, बंदर भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, छिपकली भी रहती है, लंगूर भी रहते हैं, मगरमच्छ भी रहते हैं, हाथी भी इनमें निवास करते हैं, अजगर आदि वनों के मुख्य जीव है। तो ये सारे जीव जंतु है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं।